So guys, welcome back again. And today we are doing the lecture number 7 of chapter. हम solution पढ़ रहे थे, solution chapter. This is lecture number 7. And I think this will gonna be a final lecture. ये हमारा आखिरी lecture होगा आज का, ठीक है? Hopefully ये आखिरी lecture हो, ठीक है? कोशिश करेंगे हम भी कि इसको यहीं निपटा दे, ठीक है? लास्ट पार्ट कुछ बचा हुआ था, ठीक है? प्रीवियसली हमने क्या क्या किया था थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? प्रीवियसली हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की शुरुआत कर दी थी और ऑलमोस्ट खत्म भी कर दिया था, सिर्फ एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को छोड़ के। क्या क्या देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में? देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी होती है, और उसमें कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? वो होती हैं 4 तरह की। कौन कौन सी हमने पढ़ा था, देखा था, जिसमें था RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द फोर्थ एंड द फाइनल वन दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? तो तीन तो हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कवर अप हो चुका था। लास्ट एंड द फाइनल वन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हमने छोड़ा था क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में वो नहीं हो पाया था, ठीक है? इसीलिए आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, फाइनल जो है तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है लेक्चर नंबर 7 में, हम वहां से क्लास की शुरुआत करेंगे, जो है हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है इसके अंदर, जो है आपका वैन टॉप फैक्टर। तो वैन टॉप फैक्टर को भी हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे अभी, ठीक है? तो आज होपफुली खत्म हो जाना चाहिए। उससे पहले देखता हूँ कि इंगेजमेंट है कि नहीं क्लास में, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गुड इवनिंग, ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे लेक्चर की। एंड द फोर्थ एंड द फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बता चुके हैं कल, क्योंकि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल में डिपेंड करती है, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले ये जो प्रॉपर्टी है चौथी नंबर, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं आप सभी को पहले समझाना चाहता हूं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, क्योंकि जब तक आप ऑस्मोसिस नहीं समझेंगे तब तक ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है वो समझ नहीं आएगा, ठीक है? सो पहले मैं आपको समझाता हूं ऑस्मोसिस क्या होता है। अच्छा, कितने लोग ये टर्म सुन चुके हैं, थोड़ा देखते हैं। सबने सुना ऑस्मोसिस? सुना क्या है, पढ़ा भी होगा। सबने सुना ऑस्मोसिस? लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, ऐसा है क्या? लैग हो रहा है? नहीं यार, सच में? अब अब अभी ठीक हो गया होगा, अभी ठीक हुआ? अभी भी लैग हो रहा है क्या? अभी ठीक है? अब ठीक है? अब क्लियर है? लो क्वालिटी, ओके ओके। अभी बताओ, अभी ठीक है? आई थॉट अब ठीक होगा। अभी ठीक है? चलिए जी, गुड गुड गुड, जल्दी से रिस्पॉन्ड दे दो, अभी ठीक है कि नहीं? चलिए चलिए, ठीक है, तो वापस आते हैं हम। तो मैं आपको समझा रहा था ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो सबने पढ़ रखा है ऑस्मोसिस, सब जानते भी हैं, ठीक है? और समझाते हैं जो नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, हम समझते हैं और सीखते हैं, ठीक है? देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, सबसे पहले ऑस्मोसिस को समझो। हमने छोटे क्लासेस में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों पढ़ा है। ऑस्मोसिस जो बायो वाले बच्चे होंगे, उन्होंने जो 10th तक जिन्होंने बायो पढ़ी है, उन्होंने ऑस्मोसिस के बारे में सुना होगा, ठीक है? और जो नहीं पढ़ा वो मैं तुमको समझाता हूँ। जनरली जनरली क्या होता है कि जब हम डिफ्यूजन पढ़े थे, याद करो छोटे क्लासेस में, सो डिफ्यूजन में क्या होता है कि डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि फ्लो ऑफ, ठीक है? डिफ्यूजन का मतलब जो होता है कि कोई भी चीज, अगर मैं लिक्विड के रेस्पेक्ट में डिफ्यूजन का कहता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्लो ऑफ लिक्विड
फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, हमने ये चीज पढ़ा है। क्या बोला कि फ्लो ऑफ लिक्विड, अगर मैं लिक्विड के रिस्पेक्ट में डिफ्यूजन को डिफाइन करता हूं, सो किसी भी चीज का फ्लो, सिर्फ लिक्विड के लिए नहीं, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ले सकता हूं। अगर मैं डिफ्यूजन पढ़ा था क्या, अगर लिक्विड के रिस्पेक्ट में डिफ्यूजन को डिफाइन करता हूं, डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर, मतलब कोई भी चीज जो है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है, बिल्कुल करती है। सेम चीज बायोलॉजी के अंदर छोटे क्लास में कभी तुमने देखा होगा, पढ़ा भी होगा क्या, कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस भी सेम चीज होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तो जाता है, लेकिन 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 होता क्या है, थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो समझ लो कि अगर इस केस में हम ऑस्मोसिस को पहले समझें, तो अगर अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, प्रीवियस क्लासेस में कभी नहीं पढ़े ऑस्मोसिस या छोटे क्लास में ऑस्मोसिस नहीं पढ़े हो, तो मैं अभी तुमको समझाता हूँ बहुत मस्त एग्जांपल से, बहुत सटीक एग्जांपल से। देखो कैसे, एक मैं यहाँ एक सेटअप करता हूँ। कैसा सेटअप, आओ देखो। मैं कंटेनर लेता हूं, मैं एक ऐसा कंटेनर लेता हूं जिसमें मैंने इस कंटेनर को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया है, और बीच में मैं क्या लगा दिया हूं, बीच में मैं एक मेम्ब्रेन लगा दिया है मैंने बीच में, और इसको बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब एक मैंने बड़ा सा कंटेनर लाया, और बीच उस कंटेनर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कैसे, बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में एसपीएम कहते हैं। एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इस बड़े से कंटेनर में मैंने क्या किया, अब जैसे ही इस बड़े कंटेनर का दो हिस्सा हो गया, सो मैंने इस वाले हिस्से में जो इसके लेफ्ट साइड है, ठीक है, इस वाले हिस्से में मैं क्या किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बनाया हुआ एक होमोजेनस मिक्सचर, मतलब बेसिक सिंपल भाषा में मैंने सॉल्यूशन को फिल कर दिया। और इसके दूसरे वाले हिस्से में मैं सिर्फ और सिर्फ एक प्योर सॉल्वेंट रखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक प्योर सॉल्वेंट रखा। समझो, ध्यान से समझो, ये एक बड़ा सा कंटेनर था। क्या किया मैंने, इस बड़े से कंटेनर को मैं दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। कैसे, बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी। अच्छा, मेम्ब्रेन क्या होता है, देखो मैं समझाता हूं। मेम्ब्रेन समझ लो, नेट देखे हो, नेट जाली नुमा, तो समझ लो मेम्ब्रेन क्या है, एक जाली नुमा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से, अगर मैं स्पेसिफिकली एसपीएम की बात करूं, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक जाली नुमा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही पास हो सकते हैं, सॉल्यूट पास नहीं हो सकता है। सॉल्वेंट का मतलब कि जो कि हायर कंसंट्रेशन में हो। सॉल्वेंट क्या है, जो ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है सॉल्यूशन के अंदर। सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है, सॉल्यूट नहीं। तो बस मैंने वही कंटेनर को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया, बीच में मैं वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से उसको दो हिस्से में सेपरेट कर दिया। एक साइड मैंने क्या भर दिया, सोल्यूशन भर दिया, जिसके अंदर क्या है, अरे भाई सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, सोल्यूशन के अंदर सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, बिल्कुल। और एक साइड मैंने क्या कर दिया, प्योर सॉल्वेंट को भर दिया, ठीक है। अब इसी इसी सेटअप से मैं तुमको ऑस्मोसिस पढ़ाता हूं। देखो समझाता हूं पहले ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर चलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे। अब देखो ऑस्मोसिस क्या होता है, सोच के देखो। ऑस्मोसिस सिंपल चीज है, क्या है कि फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब फ्रॉम द सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। क्या बोला, फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब इस चीज को ऐसे समझो कि अगर मैं यहां देखूं, सो क्या यहां सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट तो है ही, है ना। और इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। दूसरे केस में, अब ये बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिधर सॉल्यूशन वाला साइड है, तो क्या सॉल्यूशन वाले साइड हमारे हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि सर प्योर सॉल्वेंट वाले साइड तो सॉल्यूशन है ही नहीं। इट मीन सॉल्यूशन वाले साइड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जिधर तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है उधर तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब कि लोअर कंसंट्रेशन किस साइड है, जिस साइड तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है। क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्यूट की मात्रा ही नहीं है। तो पता है
ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सा टर्म है। ऑस्मोसिस क्या होगा? ऑस्मोसिस होगा कि जिधर तुम्हारा लोअर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, उधर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूट, इट मींस ये वाली डायरेक्शन। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। अब खुद सोच के देखो, क्योंकि इधर सॉल्यूशन है, सो इधर कंसंट्रेशन हाई होगा, किसका? सॉल्यूट का। और इधर प्योर सॉल्वेंट है, तो इधर जो तुम्हारा कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा। तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होना थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। बताओ, समझ आया? समझ आया? बताओ, समझ आया? मतलब सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट वाले साइड कंसंट्रेशन क्या था? कम था सॉल्यूट का। क्या बोला मैंने? कि प्योर सॉल्वेंट वाले साइड कंसंट्रेशन सॉल्यूट का कम था, और जिधर सोल्यूशन था उधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा था। सो सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां होगा? सोचो, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम मतलब ऐसा मेम्ब्रेन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है। समझ आया? क्लियर? लो टू हाई, हाई टू लो नहीं, ध्यान से समझो। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, समझे? तो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाना है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। और बीच में क्या होगा? थ्रू एसपीएम। अगर सिर्फ आप ये लिखते हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो ये आधा अधूरा होगा। लेकिन अगर आप ये लिखते हैं, हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस, जहां आरओ बोला जाता है, बस उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब उल्टा हो जाएगा। वो फिर क्या होगा? अब उस केस में सॉल्वेंट नहीं, उस केस में क्या होगा? जब आप उल्टे दूसरे कंसंट्रेशन से फ्रॉम हायर टू लोअर जाने लगेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आपको कंप्लीट बनानी है तो ये जरूर बीच में लास्ट में ऐड करना होगा आपको। क्या ऐड करना होगा? थ्रू एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आइए लिख लीजिए ऑस्मोसिस क्या होता है। लिख लो कि द फ्लो, द प्रोसेस ऑफ flow of solvent from lower concentration of solute to higher concentration of solute is called through through SPM। ठीक है, यह भी इनकम्प्लीट है। बीच में क्या है? थ्रू एसपीएम। एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको ये लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट नहीं समझ आया, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट नहीं समझ आया, तो सिंपली खुद फ्लो का डायरेक्शन देखो। फ्लो का डायरेक्शन कहां से कहां हो रहा है? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। अरे सर, क्या बात है, किधर से किधर हो रहा है? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा है। सो बिल्कुल इसको एक और तरीके से लिख सकते हो। अगर ऑस्मोसिस को लिखना है तो इसको लिख सकते हो कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम, कहां से कहां? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। सिंपल है। थ्रू, बीच में क्या है भाई? एस पी एम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो अगर आपको वो लोअर कंसेशन हायर कंसेशन में नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसा समझ लो कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ का जो लिक्विड का फ्लो होगा, ठीक है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो होगा, वो उसी को ऑस्मोसिस कहेंगे। और बीच में क्या लगा है? एस पी एम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सिंपल कर दिया।
आसान कर दिया। बताओ, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, आसान हो गया। ठीक है, हो गया होगा यार अब तो। ऑस्मोसिस आसान हो गई, समझ आई? कोई डाउट तो नहीं है? कंफ्यूज तो नहीं होना? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है, ठीक। हाँ जी, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आओ आओ जल्दी, ठीक है। समझ आया ना? अच्छा, लेकिन हम तो भैया क्या पढ़ रहे हैं? हम तो पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। आप तो ऑस्मोसिस बताए, प्रॉपर्टी क्या है? और अब वापस आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे। आ जाइए भाई, अब वापस आते हैं हमारी मेन प्रॉपर्टी पे। अभी तो हमने ऑस्मोसिस समझा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझते हैं। अब सोच के देखो, क्या सोच के देखो, देखो, अगर वही कंटेनर सेटअप मैं उठाऊं, जैसे मान लो ये हमारा वही कंटेनर सेटअप था, ये हमने बड़ा सा कंटेनर, उसको हमने दो हिस्से में डिवाइड कर रखा था, है ना। बीच में क्या है भाई? अरे भैया ये है एसपीएम। एसपीएम की खासियत, ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अपने अंदर पास होने देता है, ठीक है। लेफ्ट साइड हमने क्या भरा था? अरे भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इट मीन सॉल्यूशन। तो यहाँ दोनों हैं, इसलिए देखो, एक बार नीले से और एक बार मैंने इसको येलो से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब ये हमारा सोल्यूशन साइड है। और दूसरे साइड लेट्स से सिर्फ सिर्फ हमारा क्या था? प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है। अब देखो, ये मैंने थोड़ा सा इसको इस बार ओपन कर दिया ऐसे ऊपर से। अब देखो ध्यान से समझो, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक क्या हो रहा था कि अभी तक प्रीवियसली जब हमने ऑस्मोसिस पढ़ा तो क्या हो रहा था कि इधर जो है आराम से मस्त जो सॉल्वेंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट से लेके कहाँ जा रहे थे? सॉल्यूशन के साइड फ्लो हो रहा था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड आराम से ये फ्लो हो रहा था। और इसको हमने क्या बोला था भैया? इसी को तो हमने ऑस्मोसिस बोला था अभी पीछे। लेकिन हमको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो अब क्या करेंगे, अब मान लो, अब मान लो कि कोई येड़ा आदमी आया, येड़ा आदमी मतलब जो पागल होता है ना उसको येड़ा बोलते हैं। तो मान लो वो येड़ा आदमी आया, वो बोला कि भाई ऑस्मोसिस को नहीं होने देना है, ऑस्मोसिस को रोकना है। मतलब कि प्योर सॉल्वेंट के साइड से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो हो रहा है टुवर्ड सॉल्यूशन साइड, उसको रोक दो, उसको रोको, उसको नहीं होने देना है। मतलब ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है। अब ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना होगा, तो जरा सोच के देखो कि अगर मान लो मैं यहां एक मस्त सा बड़ा सा ऐसे पिस्टन लाऊं। पिस्टन क्या होता है पता है? जिससे दबा के प्रेशर अप्लाई करते हैं। और अगर मैं इस पिस्टन से यहां दबाना मतलब प्रेशर लगाना शुरू करूं, सो एक वक्त, अभी तो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड। अब उस प्रेशर को मैं धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा हूं। अब जैसे ही मैं उस प्रेशर को धीरे 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 बढ़ाते जाऊंगा, ये जो तुम्हारा फ्लो है, ये फ्लो एक टाइम पे क्या हो जाएगा? कांस्टेंट होके रुक जाएगा। और जैसे ही मैं प्रेशर को ज्यादा कर दूंगा, अब जो फ्लो है वो फटाक से अपनी डायरेक्शन को बदलेगा, और इस बार क्या होने लगेगा? फ्लो ऐसे उल्टा हो जाएगा। मतलब कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन वाले साइड में हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़ा है। मतलब ऑस्मोसिस का फ्लो कहां हो रहा था? प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन कोई येड़ा आया और उसने बोला कि भाई इसको रोकना है, ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करना है, नहीं होने देना है। तो क्या करेंगे हम? सॉल्यूशन वाले साइड हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, ताकि जो फ्लो है वो कांस्टेंट होकर रुक जाए, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्यूशन वाले साइड इतना प्रेशर अप्लाई कर देता हूं कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो रुक जाता है, मतलब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन रुक जाता है, अरे उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सिंपल, एकदम आसान भाषा में तुमको समझा दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? कि द मिनिमम प्रेशर, मतलब वो मिनिमम प्रेशर जो कि हम अप्लाई करें सॉल्यूशन साइड में टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बात है, समझ आया? यानी पिस्टन लगा के हम पिस्टन के थ्रू रोक दिए ऑस्मोसिस के प्रोसेस को। क्लियर है?
हाँ, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाते हो तो फिर आरओ होने लगता है, इट मींस रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है। और आरओ, घर में अभी तक आरओ 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 करते आते हो ना, वो आरओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। जो आरओ का पानी पीते हो ना और घर में आरओ लगा है, उसका मतलब पता है? कभी पढ़ के देखना, पीछे लिखा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। कहते हो ना कि पानी को छानने का काम कर रहा है, इट मींस वाटर को फ्रेश बना रहा है। वो आरओ का प्रोसेस ही है, इट मींस रिवर्स ऑस्मोसिस ही है। घर में आरओ आरओ चिल्लाते हो वही है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ मतलब कि वो एक प्रोसेस का नाम है। अब किसी के दिमाग में आया, उसने एक डिवाइस का नाम आरओ रख दिया। अब सब कहते हैं आरओ का पानी पियो, आरओ का पानी पियो। आरओ का पानी नहीं आरओ वाला पानी पियो, इट मींस रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी, फिल्टर्ड वाटर, मिनरल वाटर बोलते हैं ना। हालांकि वो मिनरल उसमें होता नहीं है, मैक्सिमम एक्सेस मिनरल वो निकाल देता है वाटर प्योरिफिकेशन, बिल्कुल समझ रहे हो। तो वहां रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। अब क्लियर हुआ? तो अगर वो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो फिर आरओ होने लगेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा। समझ गए? द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, नॉट अप्लाइड प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस। सिर्फ ये नहीं, वो मिनिमम प्रेशर जो कि सॉल्यूशन साइड में लगाया जाए टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? सो नोट डाउन कर लिया जाए, नेक्स्ट स्लाइड में ही नोट डाउन कर लिया जाइए। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये नोट डाउन कर लिया जाए, ठीक है। द मिनिमम pressure which must be applied to the solution side to prevent osmosis oh, to prevent osmosis is called, क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर है? नो डाउट, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर बच्चा लोग? चलिए बहुत बढ़िया, हो गया होगा क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं हम पाई से। मैथ वाला सिंबल जो पाई पड़ा है, बिल्कुल वही 3.14 वाला, ठीक है। सो इट इज डिनोटेड बाई पाई। वैसे मैंने दूसरा वाला पाई लिख दिया, बट पी वाई लिख लो, चलो ठीक है, 3.14 वाला, ठीक है। डिनोट करते हैं पाई से। अब मान लो कोई कहे कि ये बताओ, वो अगर मेरे को मिनिमम प्रेशर एक्चुअली कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत सिंपल चीज है, देखो। जो तुम्हारा पाई होता है, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है तुम्हारे कंसंट्रेशन पे। मतलब कि जो तुम्हारा सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना है। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन साइड उसके प्रेशर को हमको अप्लाई करना है, और प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके सोल्यूशन पे। मतलब जो पाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। तो लिख लो कि द ऑस्मोटिक प्रेशर is directly proportional to the concentration of solution। अब सबको पता है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना है, सो इस केस में और एक और चीज होती है, इसमें और नोट कर लो एक, क्योंकि पाई सीआरटी होता है ना, तो तुम्हारा पाई जो होता है वो भी डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी। मतलब कि जो तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक एक तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, मतलब अगर टेम्परेचर तुम सोल्यूशन साइड का ज्यादा कर देते हो, तुमको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर देते हो सोल्यूशन का, तो भी तुमको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। इट मींस दो चीजों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक कह रहा हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है। एक तुम्हारे कंसंट्रेशन पे सोल्यूशन के, और दूसरा तुम्हारे उस सोल्यूशन का टेम्परेचर तुमने कितना रखा है। सो ये भी नोट डाउन कर ही लो।
कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर। अब सोच के देखो, क्या मैं इन दोनों को मिला के सी और टी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट पिक्चर में आएगा, सो पाई इज इक्वल्स टू सी, और यहां जो कांस्टेंट होता है वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो यहां आता है, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसके हेल्प से आप वैल्यू वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज कितना प्रेशर लगेगा, कितना प्रेशर लगाना है, अगर कंसंट्रेशन गिवन हो, टेम्परेचर गिवन हो, तो आप इस फार्मूले के थ्रू पाई निकाल सकते हैं, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसका फार्मूला होता है पाई इक्वल्स टू सी आर टी, जहां सी जो है समझ गए हो कंसंट्रेशन कह लो, या फिर इसी को आप जनरली मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि मोलारिटी क्या है, कंसंट्रेशन होती है, सबको होता है मोल पर लीटर, है ना। तो ये तो मोलारिटी कह लो सी को। टी तुम्हारा क्या है, टेम्परेचर है, हमेशा याद रखना केल्विन में रखना वैल्यू को, ठीक है। और जो तुम्हारा आर है वो है क्या, गैस कांस्टेंट। अच्छा, इस केस में जो आर है उसकी वैल्यू 1/12 होती है, तो 1/12 लेके चलना, ठीक है। ठीक, ठीक है। सो पाई इक्वल्स टू सी आर टी के थ्रू आप कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगाए वो कैलकुलेट कर लिए। क्लियर है? क्लियर? अरे यार, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सोल्यूशन साइड का तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इट इज अ डायरेक्ट रिलेशन जो हमको पता, जो हम मतलब जनरली याद कर लेते हैं हम, ठीक है। कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। इट इज जस्ट मतलब एक्सपेरिमेंटल रिलेशन है जो हमको पता चला, ठीक है। इसमें पीछे लॉजिक या एक्सप्लेनेशन आपको जाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। जितना याद रखिए कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रिलेशंस है, कुछ एक्सपेरिमेंटल रिलेशंस होते हैं जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो चीज़ पता चलती है। तो जब हमने ये ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट किया होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, तो हमको ये चीज़ पता चली और हम उस रिलेशन को हम और आप दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रख लीजिए कि कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, और सिमिलरली एक कांस्टेंट आता है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ये फार्मूले के थ्रू हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू वाइज कि कितना हम लगाएंगे प्रेशर, ठीक है। क्लियर? क्लियर? टेम्परेचर इंक्रीज होने से सोल्यूशन का प्रेशर, तो वो तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता ही है। तो वही तो मैंने लिखवाया है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। चलो, अब देखो, अब इस, अच्छा एक और चीज, एक और चीज, अभी रुक जाओ, अभी एक और चीज, क्या इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म नहीं हुआ, एक और चीज में पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो कि रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, रिलेशन रिलेशन बिटवीन, इसको कैसे, इस टॉपिक को एक अलग सा वो देते हैं, रुक जाओ, इसको लिखो तुम, चलो वही लिखो, रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, हाँ, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब बेसिकली हमको कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या करना है, देखना है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर किधर अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन साइड में अप्लाई करते हैं। सो बेसिकली हमको कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पहले थोड़ा देखना है, जो कि बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सवाल पूछा जाता है इसलिए ये चीज़ करा रहा हूँ मैं एडिशनली, ठीक है। एडिशनली मान लो इस चीज़ को, ठीक। तीन तरह के सोल्यूशन हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है। पहला आइसोटोनिक, दूसरा हमेशा याद रख लो, बस छोटा सा टर्म है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है, हाइपरटोनिक, और तीसरा हाइपोटोनिक। क्या बोला मैंने? पहला आइसोटोनिक सोल्यूशन,
दूसरा हाइपरटोनिक सोल्यूशन और तीसरा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और क्या पूछता है वो भी बता देता हूँ, ठीक है, ज्यादा एडिशनली नहीं जानना है, बस जो जानना है वो समझो क्या मैं बोल रहा हूँ। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, तीन तरह के सोल्यूशंस हैं, ठीक है, ये डिफरेंट सोल्यूशंस है। इनमें हमको ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन देखना है, समझो। आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है, लेट्स से दो सोल्यूशन है हमारे पास, और दोनों सोल्यूशन को अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन मानते हैं, तो कोई भी दो सोल्यूशन आइसोटोनिक तब होगा जब क्या हो, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो। मतलब अगर एक सोल्यूशन 1 है, एक सोल्यूशन 2 है, और उन दोनों का पाई मतलब पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 है, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है, तो उन सोल्यूशन को आइसोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। सिमिलरली अगर दो सोल्यूशन में एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो, मतलब पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, तो उस सोल्यूशन में जो पहला सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक, और जो दूसरा सोल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक। ये सोल्यूशन पहचानने का होता है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को देख के ये जो तीन तरह के क्लासिफिकेशन है इसको पहचान सकते हैं। तो आज से कोई कहे कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन होता है, तो सिंपल सा तुम ये डेफिनेशन में बोल सकते हो कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइपोटोनिक। तो हाइपो मतलब जिसका कम होगा, समझ रहे हो, और हाइपर मतलब जिसका ज्यादा होगा, इट मींस पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। तो अगर सोल्यूशन 1 जो है उसका पाई 1 ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूशन 2, तो सोल्यूशन 1 तुम्हारा एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। सिमिलरली सोल्यूशन 2 जो तुम्हारा होगा वो एक हाइपोटोनिक होगा। और थर्ड केस, जिस केस में क्या होता है, पाई 1 जो है वो लेस देन पाई 2 हो जाता है, मतलब अगेन हमारे पास दो सोल्यूशन गिवन है जिसमें दूसरे सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो खुद समझ लो इस बार पहला वाला हाइपोटोनिक हो जाएगा और दूसरा वाला हाइपरटोनिक हो जाएगा। ये है तुम्हारे डिफरेंट सोल्यूशन की कहानी, ठीक है, आसान करके समझाया हूं, इसीलिए शॉर्ट के लिए एक ट्रिक की तरह इस चीज को याद रख लो। एग्जाम में कभी पूछे कि दो सोल्यूशन गिवन है जिसमें पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 है, तो पहचानो कि कौन सा हाइपरटोनिक कौन सा हाइपोटोनिक, तो ये देख के आराम से पहचान सकते हो। और ऊपर अगर पाई 1 पाई 2 बराबर हो जाए तो सिंपल है भाई, दोनों सोल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएंगे, ठीक है, समझे, क्लियर, क्लियर। वॉइस चली गई थी, लैग, अरे यार फिर से लैग, समझ नहीं आया अभी तक क्या बोला हूं मैं। जो मैंने लिखा है, जिसका पाई ज्यादा तो हाइपरटोनिक एंड जिसका कम हाइपरटोनिक, बिल्कुल समझ गए, अब समझ गए। हाँ जी, जिसका पाई ज्यादा वो हाइपर हो जाएगा, बस। हाइपर मतलब क्या होता है, एक्साइटेड, समझ लो जिसका पाई ज्यादा हो ज्यादा एक्साइटेड, तो वो हाइपर हो जाएगा, ठीक है, समझे। पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, तो पहला तुम्हारा हाइपरटोनिक, दूसरा तुम्हारा हाइपोटोनिक। फिर अगर पाई 2 ज्यादा हो जाएगा तो पाई 2 इस बार हाइपोटोनिक हो जाएगा, पाई 1 हाइपोटोनिक, और जब बराबर होगा तो आइसोटोनिक। क्लियर, सोल्यूशन पहचानने का ही है, ठीक है, कई बार पूछा गया इसलिए समझा दिया हूं। अरे ठीक है भाई, एक दूसरे को करेक्ट करना छोड़ो, ठीक है, कंटेंट पे ध्यान दो, वो समझ आएगी नहीं, बाद में दूसरे को करेक्ट करते रहना, बूझ गया, चलो भाई। अरे तो मैं तो रखता हूँ, पहली बार आए हो क्या, पीवाईक्यू का अलग ही सेशन रखता हूँ। हाँ, तुम्हारी पहली क्लास, तुम्हारा नाम पहली बार देख रहा हूँ मैं एक सेशन अलग हमेशा पीवाईक्यू का रखता हूँ, ठीक है, ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर का करा रखा है, ठीक, क्लियर है, चलिए। तो ये हो गई समाप्ति आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, गया इन द सेंस खत्म हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई, हमने समझ लिया। हाँ जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई, हमने समझ लिया। आइए अब, क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो खत्म हो गई, अब आगे जो चीज आपको पढ़नी है वो है बहुत जरूरी, क्यों, क्योंकि अभी तक जितने आपने पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितने रिलेशन,
उन सब तो सवाल आएंगे ही नहीं। क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या, ये क्या बोल दिए? हाँ जी, इन सब इनका जो सवाल है, ये जो अभी हमने पढ़ा है पीछे चारों पांचों रिलेशन, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग पढ़ा, फिर डीपी नॉट डेल्टा टीबी नॉट, पता नहीं कितने सारे कैलकुलेशंस किए, फिर पाई इक्वल्स टू सीआरटी, इनसे सवाल नहीं आते हैं। सवाल एक ही चीज से आता है, और वो है जो हमारा आखिरी टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार मार्क कर लीजिए, मार्क करा दे रहा हूं मैं। अकेले तो कभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सवाल आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में ये भाई साहब खड़े हैं जिनका नाम है वैंट हॉफ फैक्टर। वैंट हॉफ फैक्टर, लास्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड से तो रिमूव ही हो गया है। बोर्ड वालों की किस्मत बहुत खराब है जो क्लास 12 वाले हैं, ठीक है, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट रिमूव हुआ है कि उनकी जो है, जब वो आएंगे तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो फट जाएगी। समझ रहा हो ना, भावनाओं को समझो क्या कहना चाहता हूँ। फट जाएगी, लिटरली फट जाएगी, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट को रिमूव किया गया। बताओ, पॉलीमर हटा दिए हैं सब बोर्ड से हैं, जबकि सवाल पूछ जाते हैं, भर भर के सवाल आते हैं जेई और नीट में, गायब कर दिए हैं सब, पी ब्लॉक गायब कर दिए हैं सब। सोचो, वैन टॉप फैक्टर आपको पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो फिर इस पूरे सोल्यूशन चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि इस यही तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे मिला के ही सवाल बनते हैं, ठीक है। वैन टॉप फैक्टर, यस। तो आओ समझते हैं वैन टॉप फैक्टर, और इसको भी निपटाते हैं जल्दी से। क्या होता है ये पहले समझो, क्यों यूज है पहले ये समझो। क्या अभी तक हमने क्या पढ़ा? पीछे आरएलवीपी पढ़ा था, और आरएलवीपी में क्या पढ़ा था कि सर पी नॉट, क्या पढ़ा था, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो। पहला ऑस्मोटिक, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? आरएलवीपी। और क्या पढ़ा था सर? एक्स बी इज इक्वल्स टू, याद है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा दूसरा? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू, बोलो, टीबी माइनस टीबी नॉट, है ना जी। डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, पढ़ा था, ये भी पढ़ा। और फिर अभी क्या पढ़ा? अभी 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 याद करो, अभी पढ़ा पाई इक्वल्स टू सी आर टी, ठीक है। कभी भी बहुत रेयर चांसेस है, ठीक, कभी एग्जामिनर का मूड अच्छा अच्छा हो रहा है तो डायरेक्टली इससे 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 सवाल दे देगा। लेकिन 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 जहां वैंट फैक्टर लग गया, अब यही फार्मूले में एक छोटा सा चेंज आएगा, फार्मूले यही रहेंगे, सब चीज यही अप्लाई करना है, बस एक छोटा सा चेंज आएगा, और वो चेंज मैं लास्ट में बताऊंगा। बट अभी समझो कि वैंट फैक्टर क्या यूज में आया। ये जितने रिलेशन आप देख रहे हो, ये सभी के सभी तब तक ट्रू है, मतलब ये सभी फार्मूले को तब तक लगा सकते हो जब तक आपका सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन है। और हमने पीछे पढ़ा है कि दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं सर, एक आइडियल एक नॉन आइडियल। इट मींस जहां नॉन आइडियल सोल्यूशन हुआ, ये सारे रिलेशन हो जाएंगे बेकार। हाँ, हाँ करो, खत्म हो गया खेल। क्यों? आइडियल तक ये वैलिड थे चारों के चारों, नॉन आइडियल खेल खत्म। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन का क्या, इसीलिए पिक्चर में इंट्रोड्यूस किया गया वैंट हॉफ फैक्टर, जिसको आई सिंबल से, स्मॉल आई सिंबल से, छोटा सा सिंबल, बहुत छोटा सा, काम बहुत डरावना वाला, समझ रहे हो, सिंबल बहुत छोटा सा जो कि आई है, तो इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए तुम्हारा वैंट हॉफ फैक्टर आई को रिप्रेजेंट किया गया, मतलब आई आ गया पिक्चर में। तो अब आइए यहां से शुरू करते हैं वैंट हॉफ फैक्टर को। समझ में आया कि क्या रीजन है कि वैंट हॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया? आई, और ये कैसा फैक्टर है भाई? वैंट हॉफ फैक्टर कैसा फैक्टर है, आओ देखते हैं। रेडी हो वैंट हॉफ फैक्टर समझने के लिए? ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक ठीक, चलो ठीक है, आओ। वैंट ऑफ फैक्टर, देखो वैंट ऑफ फैक्टर है क्या, समझो पहले। जैसे होता क्या है, देखो वैंट ऑफ फैक्टर के अंदर, देखो वैंट ऑफ फैक्टर डिफाइन होता है एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये ऐसा फैक्टर है जो कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन का फैक्टर है। इट मींस कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन से पहले थे, कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएशन के बाद थे, उन दोनों के रेशियो के फैक्टर को हम बोलते हैं वैंट हॉफ फैक्टर।
मतलब सिमिलरली वैंट फैक्टर हमको रोल क्या समझना है, वैंट फैक्टर का रोल है बेसिकली एसोसिएशन और डिसोसिएशन, मतलब किसी मॉलिक्यूल का टूटना और जुड़ के बनना। क्या बोल रहा हूं मैं, वैंट फैक्टर में क्या पढ़ना है हमको, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, और शुरुआत ही इसी से होती है। ठीक है, तो एसोसिएशन डिसोसिएशन का मतलब, ऐसा एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब कि दो, मान लो दो एटम्स मिले एक मॉलिक्यूल को फॉर्म किया, ठीक है, या फिर दो मॉलिक्यूल मिले एक तीसरा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। और डिसोसिएशन में एक मॉलिक्यूल इंडिविजुअल एटम्स में टूटता है। तो यही एसोसिएशन और डिसोसिएशन का जो प्रोसेस है, इसी फैक्टर को हम वैन हॉफ फैक्टर कहते हैं। इट मींस जो आई है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, पहले एसोसिएशन डिसोसिएशन को शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूं, फिर आते हैं इस पे। वैन हॉफ फैक्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन का फैक्टर होता है। एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में लेट्स से हमारे पास कोई एक ये ए पार्टिकल था, और ये कोई बी पार्टिकल था, और ये मिलके दोनों हमारे पास सी पार्टिकल हमको बना के दिए। सो इस केस पे ए और बी क्या है, आपस में जुड़े हैं, तो जब जुड़ते हैं मतलब उसको बोलते हैं एसोसिएशन। यहां क्या हुआ है, यहां एसोसिएशन हुआ है सर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं डिस एसोसिएशन की बात करूं तो सिंपल है सर, अगर एसोसिएशन में जुड़ रहा है तो डिस एसोसिएशन में क्या होगा, टूटेगा। लेट्स हमारे पास एक बड़ा सा सी था, अब ये टूट गया ए पार्टिकल में प्लस बी पार्टिकल में। सो इस केस में यहां क्या हुआ है, यहां डिस एसोसिएशन हुआ है, ठीक है। तो अब सवाल है आई मतलब वैन हॉफ फैक्टर को समझने का। तो वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है, देखो अब सिंपल सी बात है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ये दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब समझो, जितने नंबर ऑफ मोल, क्या है वैन हॉफ फैक्टर क्या है समझो, जितने नंबर ऑफ मोल या फिर जितने अमाउंट में तुम्हारा एसोसिएशन से पहले जो भी नंबर ऑफ मोल्स था, ठीक है, सॉरी एसोसिएशन के बाद जितने नंबर ऑफ भी मोल्स बचे, और अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मैं इसको चीज पहले इस चीज को लिखता हूं क्या, कि अगर मैं एसोसिएशन मान लो हो गया, लेट्स से कि हमारा एसोसिएशन या डिसोसिएशन दो प्रोसेस है, अब या तो एसोसिएशन हो गया तो डिसोसिएशन हो गया, तो ये दोनों प्रोसेस होने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स बचे हुए हैं, उसका अगर मैं रेशियो ले लूं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएशन या डिसोसिएशन के पहले थे, सो इन्हीं दोनों के रेशियो के फैक्टर को हम बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर। मतलब वैन हॉफ फैक्टर में दो चीजें समझनी है क्या, एक तो प्रोसेस होता है एसोसिएशन का, एक तो प्रोसेस होता है डिसोसिएशन का। एसोसिएशन में दो पार्टिकल जुड़ेंगे एक बड़ा पार्टिकल बनेगा, डिसोसिएशन में एक बड़ा पार्टिकल क्या होगा, दो इंडिविजुअल पार्टिकल में टूटेगा। ये तो प्रोसेस था। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि लेट्स से एसोसिएशन या डिसोसिएशन के पहले, मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन होने के बाद कितना नंबर ऑफ मोल्स था, अरे जाहिर सी बात है, जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन दोनों प्रोसेस हो रहा होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट में दोनों पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, या तो दो पार्टिकल कुछ अमाउंट प्रेजेंट होंगे, जुड़ के वो क्या करेगा, एसोसिएशन करेगा, तो कुछ ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे। सिमिलरली कोई बड़ा मोल में कोई ऑलरेडी कोई पार्टिकल प्रेजेंट होगा, वो अपने कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। सो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है समझो, कि क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी समझो ध्यान से समझो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स बचे आपके ये दोनों प्रोसेस हो जाने के बाद, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, ओके, इसी को सिंपली हम आई कहते हैं। क्या बोला मैंने, इसी को सिंपली हम आई कहते हैं। मतलब ये एसोसिएशन या डिसोसिएशन का जो प्रोसेस है, ये होने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स टोटल बचे, अपॉन ये होने से पहले कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट था, उन दोनों का रेशियो ले लूंगा। सो उसी रेशियो को हम कहते हैं आई, मतलब वैन हॉफ फैक्टर। इसलिए मैंने तुमको पहले ही बोला वैन हॉफ फैक्टर क्या है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन का फैक्टर होता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, इन दोनों के रेशियो को ही हम कहते हैं वैन हॉफ फैक्टर। इट मींस आई। अब क्लियर है, लिखा तो क्लियर हो गया। हाँ ये भी कह सकते हो एन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा एसोसिएशन हो रहा है डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। खौफ, नहीं नहीं अब खौफ नहीं है, अब खौफ नहीं है ना। मतलब बेसिकली हमको मोल्स को चेक करना है, किसके मोल्स,
एसोसिएशन या डिसोसिएशन दोनों प्रोसेस हो जाने, या तो एसोसिएशन हो रहा होगा या डिसोसिएशन, अरे यार एक टाइम पे एक ही प्रोसेस होगा, तो या फिर एसोसिएशन देखो या फिर डिसोसिएशन देखो, ये दोनों हो जाने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं अपॉन कितने ये दोनों प्रोसेस होने से पहले कितना नंबर ऑफ मोल्स थे, इन दोनों के मोल्स का रेशियो ले लेंगे तो वो आई आएगा, जिसको बोलते हैं वैन ऑफ फैक्टर। लिखने के बाद समझ आ गया होगा, भले बोला होगा तो नहीं समझ आया होगा, लेकिन जब लिखा होगा तो समझ आ गया होगा। आ गया, बोलो आया। वैन ऑफ फैक्टर, इसलिए मैंने शुरुआत में तुमसे बोला कि वैन ऑफ फैक्टर क्या है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन का फैक्टर है, एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन का फैक्टर है। सबको समझ आया? ऐसा नहीं है ना कोई जो अभी कंफ्यूज है, बोलो ऐसा नहीं है ना? अच्छा अगर कंफ्यूज है ना तो आगे अभी समझा दूंगा, बट अभी समझो क्या बोला मैंने, कि ऊपर आपको लेना है, ऊपर आपको क्या लेना है, आफ्टर मतलब हो जाने के बाद, ये एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाने के बाद, और नीचे के लेना है बिफोर मतलब पहले। अब समझो, ठीक है, बात करता हूं, देखो सबसे पहले मैं तुमको समझाता हूं एसोसिएशन को लेके, मतलब हम आई को कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला केस लेते हैं, केस वन, कैलकुलेशन ऑफ आई फॉर, चलो पहले हम एसोसिएशन ही ले लेते हैं, या फिर पहले डिसोसिएशन ही ले लो। आओ पहले टूटने वाला काम करते हैं, फिर बाद में जोड़ने वाला काम करेंगे। तो पहले मैं आई को कैलकुलेट करता हूं फॉर डिसोसिएशन, फिर एक बार आई को कैलकुलेट कर लेंगे केस टू में, जिसमें एसोसिएशन के लिए कर लेंगे। अब समझो क्या है, देखो मान लो मैं लेता हूं कि कोई मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहा है। अच्छा डिसोशिएट होने का मतलब, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में क्या होता है, डिस एसोसिएशन में सर टूटते हैं, है ना, मॉलिक्यूल टूटते हैं। अब मान लो मेरे पास, मैं तुमसे कहता हूं कि कोई एन मॉलिक्यूल था, ठीक है, वो क्या होगा, वो टूटेगा। अच्छा टूटने के सिंबल को, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना जोड़ना टूटना, इसीलिए मैं दो दो एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो बस जस्ट इट इज जस्ट अ सिंबल। मान लो कोई एन मॉलिक्यूल था जो कि टूट रहा है, किसमें, कुछ एन नंबर में, है ना, एन नंबर ऑफ ए में टूटेगा। मान लो एन मॉलिक्यूल था, वो कुछ एन नंबर में टूटेगा, ठीक है। तो डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, एन मॉलिक्यूल एन नंबर ऑफ एटम्स में मान लो टूट रहा है, एन मॉलिक्यूल एन नंबर ऑफ एटम्स में टूट रहा है। अब मैं तुमसे कहता हूं, जरा मुझे समझाओ, मैं शुरुआत में कहता हूं कि मान लो मैंने 1 मोल लिया एन का, तो जब मैंने 1 मोल लिया था शुरुआत में, जब डिसोसिएशन नहीं हो रहा था, उस वक्त एन ने कितना बना होगा, वो तो जीरो होगा अभी, क्यों, क्योंकि अभी डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है। तो इसको मैं कहता हूं इनिशियल मोल। लेट्स से हमारा जो इनिशियल मोल था, मतलब शुरुआत में जो मोल था, मान लो मैंने 1 मोल एन मॉलिक्यूल का लाया, तो अभी डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है, तो जब मैं इनिशियल मोल शुरुआत में जब मेरा 1 मोल एन था, तब एन ने जीरो था, ठीक है। अब मान लो फाइनल मोल मैं यहां लिखता हूं, मान लो मैं तुमसे बोला कि इसमें से एल्फा डिसोशिएट हो गया, इट इज जस्ट अ सिंबल, अल्फा कह लो एक्स कह लो, बहुत लोग एक्स लिखते हैं, मैं यहाँ अल्फा लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि अल्फा मैं बताऊंगा आगे क्या है, समझाऊंगा, पहले समझो क्या बोला मैंने, कि लेट्स से शुरुआत में 1 मोल मैं एन लिया था, ठीक है, तो वो एन में टूट रहा है, तो शुरुआत में जब 1 मोल अभी एन में लाया हूं, अभी डिसोसिएशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, तो इनिशियल मोल मान लो 1 है, तो उस केस में एन अभी जीरो बना होगा, लेकिन मान लो उसमें से अल्फा अमाउंट टूट गया, मतलब डिसोशिएट हो गया, तो क्या मैं 1 में से अल्फा घटा दूं, बिल्कुल, यानी फाइनल मोल क्या हो जाएगा, 1 - अल्फा। और यही जो अल्फा है, मान लो ये एन ए तुम्हारा जीरो था, तो क्या यहाँ एन अल्फा बन गया होगा, क्यों, क्योंकि 1 में से अल्फा तुम्हारा टूट गया, तो जितना टूटा उतना एन नंबर में बन जाएगा, यानी फाइनल मोल अगर मैं एन का लिखूं तो 1 - अल्फा है, ठीक है, और एन ए का लिखूं तो मान लो एन अल्फा डिसोशिएट होके कहां चला गया, मान लो लेट्स से अगर मैं एन को रिएक्टेंट बोलता हूं तो प्रोडक्ट साइड चला गया, यानी डिसोसिएशन में एन मॉलिक्यूल टूटा एन में, इनिशियल मोल 1 था, तो 1 टाइम एन जीरो था, सिमिलरली फाइनल मोल मतलब लेट्स से अल्फा मोल क्या हुआ, उसमें से टूट गया, तो 1 - अल्फा, तो कितना बना, तो एन अल्फा बना, यही तो हो सकता है, सिंपल। अब आई, आई कैलकुलेट करो, आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, इस केस में हमने डिसोसिएशन को प्रेफर किया है अभी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आई क्या होता है, ऊपर लिखना है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, ये अभी हम डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं, तो आफ्टर कितना है, मतलब फाइनल मोल कितना है, टोटल नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो, क्या मैं इसको 1 - अल्फा प्लस एन अल्फा लिख दूं, क्यों, क्योंकि फाइनल मोल ये है और ये है, बिल्कुल, अपॉन
टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर एसोसिएशन। अच्छा बिफोर मतलब अरे इनिशियल चेक करिए सर, इनिशियल कितना है, इनिशियल है 1 और 0, तो क्या मैं सबको जोड़ दूं 1 प्लस 0, यानी आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बताओ लिख सकता हूं, या फिर यहीं से अगर मैं तुमको आई इज इक्वल्स टू 1, अब सोचो क्या मैं यहां से अल्फा को कॉमन ले लूं तो n प्लस 1 आएगा। क्या बात है सर, यही है आपका आई का फॉर्मूला इन द केस ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर है? बोलो समझ आया? तो बोलो समझ आया। अरे आई वैन था फैक्टर, अरे आई देखो यहां लिखा तो है, अरे जस्ट डिनोट करने का तरीका है। बताओ स्मूथ, एकदम स्मूथ। क्लियर है? कैसे मैंने फाइनल अपॉन इनिशियल तुमको करके सिखाया। इनिशियल मोल 1 था, एन का 0 था शुरुआत में, क्योंकि 1 था तो 0 बना था, अभी डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ है। मान लो कितना हुआ, अल्फा डिसोशिएट हो गया, अल्फा अमाउंट अल्फा मोल डिसोशिएट हो गया, तो फाइनल मोल 1 माइनस अल्फा, और कितना बना होगा तो एन अल्फा। अब दोनों को सम कर दो, क्यों, क्योंकि बोला गया है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर क्या हो गया 1 माइनस अल्फा और प्लस एन अल्फा अपॉन इनिशियल कितना था 1 प्लस 0, इट मींस 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, अल्फा कॉमन ले लो तो 1 माइनस क्या होगा अल्फा एन प्लस 1। क्या बात है, सिंपल, इजी, इजी, मजा आया। इसलिए बहुत लोग ना इसको रटते हैं, रटो मत भाई, सिर्फ आई समझो, रटने की तो बात ही नहीं है, रटने की तो कोई बात ही नहीं है, सिर्फ आई को समझो। आई को समझ गए कि आफ्टर अपॉन बिफोर करना है, तो बस अपने आप बना लोगे। ठीक है, क्या बात है। चलो भाई, अब एक चीज और, इसमें जो एन है ये क्या है सर, एन, एन का सिग्निफिकेंस क्या है यहां थोड़ा समझो। इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस मतलब उसका इंपॉर्टेंस क्या है, समझाता हूं देखो, बहुत सिंपल है, अभी समझाता हूं देखो। सिग्निफिकेंस क्या है एन का समझो, देखो एन सिंपली यहां आप कह सकते हो कि एन जो यहां ये एन फैक्टर की तरह काम करेगा। एन का सिग्निफिकेंस ये है कि देखो डिसोसिएशन में क्या हो रहा है, ध्यान से समझो। डिसोसिएशन में एक रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बनाता है, तो एन समझ लो, एन जो है ये है नंबर ऑफ मोल्स। एन का सिग्निफिकेंस क्या है यहां, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या क्या बोला मैंने, एन बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि हमेशा आपको जब भी डिसोसिएशन का केस होगा तो एन निकालने के लिए हमेशा प्रोडक्ट को चेक करना है। इसको ऐसे से लिख लो कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास दिया हुआ है AlCl3, जस्ट फॉर अ रैंडम एग्जांपल, ये टूट रहा है किसमें, Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। ठीक है, तो हमको रिएक्टेंट नहीं चेक करना है, मान लो पूछो इसमें कि एन कितना होगा, तो सिंपल चीज है, कुछ नहीं, कितने मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट के, क्या बोला एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको मत चेक करो, AlCl3 को चेक ही मत करो, वो टूटा किस में है सर, एक टूटा है Al3 प्लस में और 3Cl माइनस में, तो चेक कर लो, यहां एक Al3 प्लस है और 3 क्या है Cl माइनस है, इट मींस 1 Al3 प्लस और 3 Cl माइनस, इट मींस यहां n की वैल्यू हो गई 4। सो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सिमिलरली एक और एग्जांपल लो, अगर मैं तुमसे कह दूं मान लो NaCl टूटा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, अब कितना सिंपल है, अरे यार 1 है तुम्हारा Na, 1 है तुम्हारा Cl, इट मींस इस केस में n की वैल्यू हो जाएगी 2। और चेक करके देखो n फैक्टर भी यहां क्या होगा, AlCl3 के केस में 4 होता है और NaCl केस में 2 होगा। तो इसमें एन समझ लो यहां सिंपल है एन फैक्टर, अगर एन फैक्टर भी नहीं समझ आ रहा है तो समझ लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि डिसोसिएशन में प्रोडक्ट ही फॉर्म होता है, यानी एन का सिग्निफिकेंस यहां सिंपल सी बात है, एन निकालना होगा कभी अगर रिएक्शन वाइज दिया हो ये चीज और आई कैलकुलेट करने को कहे, तो आप एन कैसे निकाल लोगे, सिंपल चीज है सर, चेक कर लेंगे प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, इसमें 1 मोल ऑफ Al3 प्लस बन रहा है और 3 मोल ऑफ Cl माइनस बन रहा है, इसलिए ऊपर लिमिट टोटल वैल्यू हो जाएगी 4। खत्म, खेल खत्म, डिसोसिएशन का खेल खत्म। और एसोसिएशन में बस कुछ नहीं करना है, अब इसका उल्टा कर दोगे, देखो कैसे, अभी समझाता हूं, ये समझ हुआ कि नहीं बताओ, मजा आ गया। एन का सिग्निफिकेंस क्या है समझ आया, एन कैसे निकालोगे ये भी समझ आया देख के, बोलो क्लियर है, क्लियर है तो जल्दी से बता दो।
चलो भाई, तो आओ भाई एसोसिएशन में निपटा लें। केस नंबर 2 फॉर एसोसिएशन। बोले क्या सर, सिंपल तो है। आओ देखो, जैसे वहां एन मॉलिक्यूल एन एटम्स में या फिर एन पार्टिकल्स में टूट रहा था, सिंपल सी चीज है। क्या यहाँ वही होगा क्या? एन ए जो होगा वो क्या होगा? अब यहाँ एन ए मतलब एन ए एटम्स कंबाइन होंगे और एन को फॉर्म करेंगे, मतलब एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, ऐसे समझ लो। मान लो एन नंबर ऑफ एटम कंबाइन होके एन बना रहे हैं, वहां एन जो है वो एन में टूट रहा था। एसोसिएशन में ये होगा ना। एसोसिएशन मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। तो समझ लो एन एटम जो है वो एन बना रहा है। चलिए भाई, इनिशियल मोल लिखिए, मतलब एन आई, इस बार सिंपली एन आई। एन आई का मतलब इनिशियल मोल। लेट्स से शुरुआत में ये 1 था तो ये 0 रहा होगा, जाहिर सी बात है। फाइनल मोल लिखो एन एफ, तो क्या होगा? वही सेम चीज करो। लेट्स से इसमें से अल्फा क्या हो गया? बोलो, डिसोशिएट हो गया। तो अब इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। क्या? अच्छा ये बताओ, अगर एन ने ऐसे लिखा है ए एन, तो अगर मेरे को ए लिखना हो तो मैं इसको 1/n इंटू एन ए लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं। जैसे याद है H2O का हम ऐसे लिखते हैं, हाफ O2 गिव्स यू H2O। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बैलेंसिंग करते थे, याद है? तो बस इसमें कुछ नहीं करना है। लेट्स से अगर एन ए इक्वल्स टू एन लिखा है, तो मैं इस ए को क्या ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/n इंटू एन। बिल्कुल लिख सकता हूँ। सो सेम चीज अभी इनिशियल फाइनल को थोड़ा सा मिटाते हैं और इस चीज को ऐसे लिख लो। फाइनल लिखने के टाइम मैं लिखता हूँ पहले, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये n जो है उसको नीचे भेज दो, यानी 1/n इंटू एन। अब फाइनल लिखते हैं। मान लो शुरुआत में इनिशियल मोल था 1 और बना था 0। सिमिलरली अगर मैं फाइनल मोल लिखूं तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि मान लो अल्फा जो है वो क्या हो गया? कम हो गया। तो इधर कितना बना होगा? अल्फा/n नहीं बना होगा? सोच के देखो, अगर a में 1/n बन रहा है, तो अगर 1 माइनस अल्फा है मतलब a में से क्या हुआ? अल्फा निकल गया, तो अल्फा/n नहीं बनेगा n का? बिल्कुल बनेगा सर। यानी यहाँ अल्फा/n बना होगा। बोलो, सही है? कोई डाउट तो नहीं है ना? सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है यार, ठीक है? सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है, ठीक है? यहाँ अल्फा/n बना होगा। अब सिंपल सी चीज देख लो, अब क्या है? फाइनल मोल, इनिशियल मोल, क्या बात है। तो आई के लिए क्या करेंगे सर? बोलो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या लिखा है? आफ्टर। आफ्टर मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन एफ अपॉन एन आई कर दीजिए। अब एन एफ कितना है? एन एफ है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन अपॉन, बोलो, 1 प्लस 0। इट मीन्स 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। इट मीन्स अल्फा को ले लेंगे कॉमन। तो कितनी सिंपल सी बात है। बोलो क्या हो जाएगा? ऐसे देख लो, आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा ले लो कॉमन, तो 1 प्लस 1 अपॉन एन नहीं हो जाएगा? बोलो, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सिंपल सी तो बात है, यही तो हमारा अल्फा है, यही हमारा अल्फा है। रिपीट। अरे भाई, मैंने एन ए को सिंपली 1/n कर दिया। जैसे H2 प्लस O2 को क्या लिखते हो? H2O लिखते हो, तो बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाते हो, यहां 2 लगाते हो। इसी चीज को ऐसे नहीं लिखे हो, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो सेम चीज मैंने यहां किया ना। अगर एन ए था, ये क्या होगा? एन ए एन बना रहा था, तो सिर्फ ए लिखना होगा, तो मैं 1/n नीचे नहीं भेज दूंगा। तो बस मैंने ऊपर को दूसरे तरीके से लिख दिया नीचे। अब उसके बाद मैंने फाइनल मोल कैलकुलेट किया। तो अगर मान लो शुरुआत में ए का जो मोल था वो 1 था, अगर अल्फा उसमें से क्या हुआ? एसोसिएट हो गया। इट मींस 1 माइनस अल्फा जब इसमें से हुआ तो अल्फा अपन एन ही तो बना होगा। सोच के देखो, तो 1 प्लस अल्फा अपन एन इक्वल्स टू क्या होगा? डिवाइड कर दोगे 1 प्लस 0 से, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा कॉमन ले लो। सिंपल सा तो टर्म है यार, इतना कंफ्यूज काहे को हो रहे हो? क्लियर है? हाँ बस बस, और कुछ नहीं। अरे बस उसी चीज को मैं दूसरे तरीके से लिख दिया भाई, और कुछ नहीं। जस्ट मैंने तरीका बदला। क्लियर है? एक मिनट एक मिनट, पीछे गड़बड़ है क्या? अरे अरे अरे, ओहो, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे ना।
कोई बात नहीं, इसको सही कर लेना, क्योंकि माइनस भी तो बाहर आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि 1 + α + n है। यहाँ से इस चीज को तुम कर लो, थोड़ा सा बदल लो इसको, यहाँ प्लस कर लो, यहाँ माइनस कर लो, कोई बात नहीं, हो जाता है अंदर। मैं अभी ध्यान दिया, तुम्हारा मैसेज पढ़ा तो वापस लिख दिया था इसको, एक सेकेंड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेम चीज पीछे भी कर लेना आप। यहाँ भी गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये अंदर हो जाएगा माइनस, क्योंकि कॉमन लोगे ना माइनस के साथ बाहर, तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, क्लियर है? अब ठीक है, अब ठीक है ना? क्लियर है? अब ठीक है ना? क्लियर क्लियर, जल्दी बता दो यार, समय क्यों ले रहे हो? आसान तो है। सबको क्लियर है? अरे बता दो भाई। बस बस बस, लिखने का तरीका बदला है और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट। 1/n, 1/n -1, एक सेकेंड, माइनस अल्फा कॉमन लूंगा तो माइनस साइन ठीक तो है यार। अच्छा, ओहो, हाँ हाँ, सही बोल रहा हो, सही बोल रहा हो, यस यस यस। अरे रे, सही बोला, सही बोला, तुमने सही बोला, मैं ध्यान नहीं दिया, एक सेकंड, एक सेकंड, जल्दी लिख देता हूँ मैं अभी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आप सही हैं, जिन्होंने नोटिस किया, वेरी गुड। ठीक है, हो छूट जाता है कभी कभी, इसको लिख लो। I = 1 + 1/n - n हो जाएगा ना, n × अल्फा, सही है, आप ठीक है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, अब ठीक है। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अरे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चा लोग, जल्दी बताओ, समझ तो आ गया ना सबको? अच्छा, यहाँ इस केस में n का सिग्निफिकेंस कौन बताएगा, बताओ। जैसे हमने डिसोसिएशन में n का सिग्निफिकेंस देखा था, जो कि क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ n का सिग्निफिकेंस जरा मुझे बताओ, कि जब हम एसोसिएशन देख रहे हैं तो क्या होगा। अरे बाहर माइनस कॉमन लोगे तो उल्टा करके लिख लो ना उसी को, -1 से अच्छा है 1 माइनस क्या करो, 1/n - 1 कर लो, आगे -1 लगेगा तो उसको बस उल्टा कर लो, और कुछ नहीं। क्लियर है? बताओ, समझ आया ना? अरे बस मैंने आगे माइनस ना रहे इसको बस उल्टा कर दिया उसको। मुझे जल्दी से बताओ सिग्निफिकेंस, मुझे यहां बताओ कि n का सिग्निफिकेंस इस केस में क्या होगा, जल्दी से, फटाफट। इस केस में मुझे सिग्निफिकेंस बताओ, जैसे हमने वहां सिग्निफिकेंस पढ़ा था किसमें, डिसोसिएशन में। इस केस में n का सिग्निफिकेंस क्या होगा, इस केस में n का सिग्निफिकेंस क्या होगा? लैग इनटू 100, अरे रे 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 लैग इनटू 100 नहीं यार। देखो सिमिलरली, अगर मैं इस केस में तुमसे n का सिग्निफिकेंस पूछूं, सिंपल सी बात है यार, जैसे हमने क्या किया था जब डिसोसिएशन पढ़ा था, तो n का सिग्निफिकेंस क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां सिंपल सी बात है, यहां n का सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी अब हम रिएक्टेंट के मोल को चेक करेंगे, अब प्रोडक्ट को नहीं, समझे? अब हम रिएक्टेंट के मोल को चेक करेंगे, प्रोडक्ट को नहीं, सिंपल सी चीज है। क्लियर है? जल्दी से बताओ, क्लियर? ठीक है, जैसे ये वहां n का सिग्निफिकेंस क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, वैसे सिंपल सी बात है यहाँ एसोसिएशन में क्या हो जाएगा, n का सिग्निफिकेंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, मतलब अब जितना कंबाइन होगा बस वही तुम्हारा n हो जाएगा। है कि नहीं जी, बोलो, है कि नहीं, बोलो बोलो, जल्दी बताओ। क्लियर है? आसान? चलिए, सो यही मुझे आपको बताना था, जो था आपका क्या, अल्फा, अल्फा अल्फा कह रहा हूं, सॉरी, आई, आई, ठीक है, आई, आई का सिग्निफिकेंस सबको समझ आया? मैं बता रहा हूं क्या रीजन है, मैं बताता हूं, ठीक है, आओ। अब देखो, अब एक चीज और क्या, अब वही सेम चीज,
कि चलो आई तो हमने समझ लिया सर कि आई क्या होता है, ठीक है, आई का हमने निकालने में देख लिया फॉर एसोसिएशन फॉर डिसोसिएशन। अच्छा देखो कई बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहता है, सो मैं अभी तुमको समझा देता हूँ, चिंता ना करो। डिग्री ऑफ एसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो ये जो अल्फा मैं बार बार कह रहा हूं ना, अरे भैया यही डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तब तो तुम्हारे पास आई का फार्मूला है यार, तुम आई के फार्मूले से एकदम आराम से अल्फा निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आई का फार्मूला तुम्हारे पास है, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। अब यहाँ से कभी अल्फा पूछे तो आप कॉमन लेके अल्फा, यहाँ फार्मूला भी नोट किया ना। या तो एसोसिएशन का केस दे या डिसोसिएशन का केस दे। अच्छा डिस एसोसिएशन में क्या था बताओ? डिस एसोसिएशन में हमने क्या पढ़ा? आई क्या था डिसोसिएशन में? आई था आपका 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। तो आप यहां से अल्फा आराम से नहीं निकाल लोगे? अल्फा क्या हो जाएगा? आई अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1। सिंपल है सर। अल्फा को ही आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। सिमिलरली एसोसिएशन के केस में अगर कभी आपसे पूछे अल्फा निकालने को, मतलब या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल ले तो, ठीक है, ये एसोसिएशन था। इस केस में आई की वैल्यू क्या आई थी? आई की वैल्यू आई थी 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो इस केस में अल्फा क्या हो जाएगा? आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1। सिंपल है सर। तो आप बस फेर बदल करके अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा को या तो एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, मतलब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? अब एक लास्ट चीज देख लो, क्या? अब वो जो फार्मूले थे ना सारे, कौन से? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, बस उस फार्मूले में अब चेंज आएगा। मतलब अब ये जो फाइनल फार्मूला लिखा रहा हूं, ये हर जगह आप लगा सकते हैं, आइडियल नॉन आइडियल दोनों के लिए। समझिए, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, बस अब उस फार्मूले में एक छोटा सा चेंज आएगा। और अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये आप फाइनल फार्मूला याद रखेंगे। पहला फार्मूला क्या था? आरएलबीपी का। तो उसमें कुछ नहीं होगा, बस एक छोटा सा स्मॉल सा चेंज। क्या है चेंज? और देख लो क्या होता है। एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए होता था। अब इसमें कुछ नहीं करना, बस आई इंटू एक्स बी हो जाएगा। क्या बात है सर, और ये वही रिलेशन रहेगा। अब ये नया फार्मूला आप नोट डाउन करेंगे विथ वैन हाफ फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली ये पहला फार्मूला था। दूसरा हमने पढ़ा था क्या? डेल्टा टीवी इक्वल्स टू, याद है? एक फार्मूला पढ़ा था के बी इंटू मोलारिटी, याद है? बस उसमें कुछ नहीं चेंज करिएगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू बस आई मल्टीप्लाई कर देगा, यानी आई के बी इंटू एम हो जाएगा। अरे सर, मतलब फार्मूले में एक स्मॉल सा चेंज करना था, इसीलिए वैन ऑफ फैक्टर पढ़ाया गया आपको। बस सबके जगह आपको आई लगाते जाना है। थर्ड फार्मूला क्या था? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी, याद है? तो सिमिलरली इस केस में भी डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू बस आई लगा दीजिएगा, के एफ इंटू मोलालिटी। ये आपका फाइनल फार्मूला तैयार। और लास्ट फार्मूला सर, पाई इक्वल्स टू सी आर टी था। अब इसमें कुछ नहीं करना है, चौथे नंबर में बस इस पाई को निकालने के लिए अब आई भी आ जाएगा पिक्चर में, मतलब आई सी आर टी हो जाएगा। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसलिए वैंटा फैक्टर पढ़ाया गया। ठीक है, हाँ, अगर कभी सवाल में आई ना गिवन हो तो आप आई को 1 मान लीजिएगा। बस जो ही आई को आप 1 मानेंगे तो तुरंत क्या होगा? तुरंत क्या होगा बोलो? तुरंत आपका जो फार्मूला था, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले ओरिजिनल फार्मूले से मैच होने लगेगा। मतलब सवाल में आई गिवन हो तो आप आई की वैल्यू पुट करेंगे, नहीं गिवन हो तो आई को 1 मानेंगे हमेशा। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। हियर्स योर चैप्टर फाइनली एंड। हेनरी लॉ बचा है, छोटा सा है, कल प्रैक्टिस सेशन है, उसी के अंदर शुरुआत में हेनरी लॉ निपटा देंगे। टर्मिनोलॉजी है बस देख लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे इसकी। ठीक है, कल थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे सेशन को। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। कंप्लीट मैंने अपनी तरफ से इस चैप्टर को पढ़ा दिया। ठीक है, विद ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ आपका चैप्टर हो जाता है एंड, सोल्यूशन फाइनली खत्म। बधाई हो आप सबको, बहुत ढंग से, बहुत मस्त शुरुआत किए थे। किससे? बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था शुरुआत में, वेपर प्रेशर समझा था, और फिर वहां से यहाँ तक। मजा आया? अगर मजा आया तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।